सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आप सभी का अपने चैनल के ऊपर स्वागत है। आशा है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता पे। और भारतीय न्याय संहिता की हम धारा 25 के ऊपर बात करेंगे कि धारा 25 क्या कहती है। तो ज्यादा समय न लेते हुए सीधा हम अपने धारा 25 पे आते हैं। आइए देखते हैं क्या है। धारा 25 भारतीय न्याय संहिता की धारा 25 जो पहले आईपीसी में 87 धारा थी भाई। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है, अगर कोई व्यक्ति 18 साल से अधिक उम्र का है और वह अपनी मर्जी यानी कि सहमति से किसी काम के लिए तैयार होता है, ठीक है, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर का है और वो अपनी मर्जी से अपनी सहमति से किसी काम के लिए तैयार हो जाता है जिसमें उसे चोट लगने का खतरा है, तो उस काम को करने वाले व्यक्ति पर कानूनी अपराध का मामला नहीं बनेगा। यानी कि जो वो काम करवा रहा है उस पर कानूनी अपराध का मामला नहीं बनेगा। ठीक है, यानी कि ऐसे मान लो कोई व्यक्ति है 18 साल से यानी कि 19 साल का और वो रंगपंट का कार्य कर रहा है, तो उसको पता है कि 60 फुट ऊपर जाके आपको रंग करना है, लेकिन वो अपनी सहमति से कर रहा है। करवाने वाला उसको पैसे दे रहा है बदले में, जबरदस्ती नहीं करवा रहा और वो अपनी सहमति से रंगपंट कर रहा है। तो अगर वो कहीं ऐसे मान लो अगर गिर गया और कुछ उसको हानि हो गई, तो इसमें जो काम करवा रहा है उस पर आपराधिक केस नहीं बनेगा भाई। ठीक है, आइए देखते हैं इस नियम की मुख्य शर्तें क्या है भाई। यह बोलती है धारा 25 में, उम्र सामने वाले व्यक्ति की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए भाई। पहली बात तो ये है भाई। ठीक है, तो जो सामने वाला व्यक्ति जो है उसकी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। फिर है सहमति, उसने अपनी मर्जी से चाहे बोलकर या इशारे से उस काम को करने के लिए सहमति दी गई हो या हाँ भरी हो भाई। ठीक है भाई, पॉइंट नंबर 2। बात नंबर 3, आज से काम करने वाले व्यक्ति का इरादा जानबूझकर उसे मारने, यानी कि जो काम करवा रहा है उसका इरादा ये नहीं हो कि जानबूझकर उसे मारने या गंभीर चोट पहुंचाने का नहीं होना चाहिए। ठीक है, बात नंबर 3 भाई, जानकारी, काम करने वाले व्यक्ति को यह पता नहीं होना चाहिए कि इस काम से सामने वाले की मौत हो सकती है या उसे गंभीर चोट लग सकती है भाई। ये 4 बातें होनी चाहिए भाई, धारा 25 ये बोलती है। ठीक है, पहली बात तो ये कि धारा 25 ये बोलती है कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से अधिक है, 18 साल से अधिक उम्र का है, वह अपनी सहमति से कोई काम करने के लिए राजी होता है। ठीक है, और जिसके लिए वो काम कर रहा है और काम करते हुए उसको कोई चोट लगने का खतरा है, तो उस काम को करने या करवाने वाले व्यक्ति पर केस नहीं किया जाएगा, अपराध नहीं बनेगा। ठीक है, इस नियम के 4 शर्तें हैं भाई। क्या, एक तो 18 साल का होना चाहिए, कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए भैया आयु, सहमति होनी चाहिए, ये नहीं कि जबरदस्ती आप उससे काम करवाएं। तीसरा, आज से जो काम करवा रहा है उसका आज से ये नहीं हो कि उसको जानबूझकर क्या है गंभीर चोट पहुंचाए। और जानकारी, काम करने वाले व्यक्ति को यह पता नहीं होना चाहिए कि इस काम से सामने वाले की मौत हो सकती है या उसे गंभीर चोट लग सकती है भाई। ठीक है, उदाहरण देखते हैं भाई। मान लीजिए दो दोस्त आपस में तलवारबाजी या किसी खेल का अभ्यास कर रहे हैं भाई। ठीक है भाई, तो दोनों खेल रहे हैं तो अपनी सहमति से ही खेल रहे हैं, तलवारबाजी कर रहे हैं तो दोनों अपनी मर्जी से खेल रहे हैं भाई, और जानते हैं कि खेल में हल्की फुल्की चोट लग सकती है भाई। ठीक है भाई, अगर खेल के दौरान एक दोस्त को गलती से चोट लग जाती है, ठीक है, तो दूसरे दोस्त पर चोट पहुंचाने का केस नहीं चलेगा, क्योंकि उनसे न तो जानबूझकर चोट
उसने न तो जानबूझकर चोट पहुंचाई उसको और न ही उसका उद्देश्य उसे गंभीर नुकसान पहुंचाना था भाई, तो उस पर केस नहीं बनेगा भाई। ठीक है, तो ये धारा 25 ये बचाव देती है भाई। अगर खतरा खेल या किसी काम का हिस्सा है और सामने वाले ने अपनी मर्जी से उस जोखिम को स्वीकार किया है तो यह धारा सुरक्षा देती है भाई आपको। ठीक है, धारा 25 ध्यान रखना। आइए आगे चर्चा करते हैं क्या है इसमें। यह सिद्धांत क्या कहता है भाई, जो अपनी मर्जी से जोखिम उठाता है वह बाद में शिकायत नहीं कर सकता। यह सिद्धांत ये बात बोलता है कि जो अपनी मर्जी से जोखिम उठाता है वह बाद में शिकायत नहीं कर सकता भाई, ध्यान रखना। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 25 आपको बचाव देगी। जब आप जानबूझकर जानते हुए किसी खतरे वाले काम में शामिल होते हैं तो आप यह मान लेते हैं कि अगर आपको कुछ हुआ तो आप सामने वाले को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे भाई। ठीक है, स्वतंत्र और युक्तियुक्त सहमति क्या है भाई। स्टीफन और केनी क्या बोलते हैं भाई स्वतंत्र सहमति और युक्तियुक्त सहमति पर। जो कानून के बहुत बड़े जानकार हैं, कौन, स्टीफन और केनी, ये क्या बोलते हैं। स्टीफन और केनी ने एक बहुत जरूरी बात कही है, सहमति तब तक असली सहमति नहीं मानी जाएगी जब तक वह स्वतंत्र न हो। अगर किसी ने दबाव देके कोई सहमति प्राप्त की है तो वो सहमति स्वतंत्र नहीं है भाई। ठीक है, सहमति को स्वतंत्र होने के लिए इन बातों का न होना जरूरी है भाई। ठीक है, तो अगर सहमति स्वतंत्र होगी तो ये बातें उसमें नहीं होनी चाहिए। कौन सी, एक तो डर नहीं होना चाहिए किसी का। ठीक है, बिना डर के उसने सहमति दी हो। फिर दबाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि दबाव डाल के आपने सहमति प्राप्त कर ली। बात नंबर 3, धोखा नहीं होना चाहिए कि धोखे से उसकी सहमति ले ली भाई, झूठ बोलकर फंसा लिया भैया। ठीक है, तो स्वतंत्र सहमति में डर, दबाव और धोखा नहीं होना चाहिए। वही क्या है, स्वतंत्र सहमति है। ठीक है, स्वतंत्र इच्छा है भाई। आइए शिस्ती देखते हैं भाई, मान्य सहमति क्या है भाई, उदाहरण क्या है। आप और आपका दोस्त एक रेसलिंग मैच यानी कि कुश्ती के लिए रिंग में उतरते हैं भाई। ठीक है भाई, आपने खुद अपनी मर्जी से कहा हाँ मैं कुश्ती लड़ूंगा भाई। ठीक है, आपने खुद ने अपनी मर्जी से कहा है कि हाँ मैं कुश्ती लड़ूंगा। यहाँ आपकी सहमति क्या है भाई, स्वतंत्र है, मान्य सहमति है भाई, क्योंकि किसी ने आपको बंदूक दिखाकर रिंग में नहीं उतारा। अगर मैच में आपको चोट लग जाती है तो आप अपने दोस्त पर केस नहीं कर सकते, तो ये स्वतंत्र सहमति से उतरे यहाँ पर रिंग में। ठीक है, शिस्ती 2, अमान्य सहमति। पहली तो अमान्य सहमति, दूसरी है शिस्ती 2, अमान्य सहमति क्या है। अगर कोई आपसे कहे कि अगर तुम मेरे साथ तलवारबाजी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा या तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचाऊंगा, तो ये क्या भाई, दबाव में डाल के क्या किया, सहमति ली है। तो यहां आपकी सहमति दबाव में है। अगर इस दौरान आपको चोट लगती है तो आप उस व्यक्ति पर केस कर सकते हैं क्योंकि आपकी सहमति स्वतंत्र नहीं है भाई, ध्यान रखना। अगर दबाव में है या डर में है, अगर धोखे में है तो आप उस व्यक्ति पर केस कर सकते हैं भाई। ठीक है, बात नंबर 2 हो गई। आगे चर्चा करते हैं सहमति के सबसे महत्वपूर्ण पहलू। कानून की नजर में चुप्पी का मतलब हमेशा सहमति नहीं है भाई। तो एक प्रश्न आता है, क्या चुप है, चुप्पी को हम सहमति मानते हैं? तो हमेशा चुप्पी को सहमति नहीं मानते भैया। आइए देखते हैं, विरोध न करना और सहमति में अंतर है भाई। ठीक है, अक्सर लोग गलतफहमी पाल लेते हैं कि अगर सामने वाले ने ना नहीं कहा या विरोध नहीं किया तो इसका मतलब उसने हाँ कहा, हाँ कह दिया। लेकिन कानून इसे नहीं मानता भाई। कानून क्या बोलता है, केस था आर बनाम निकोल। ठीक है, इस केस में क्या बात कही थी भाई, शक्ति का असंतुलन। यहां एक शिक्षक और छात्रा का मामला था भाई। शिक्षक के पास सत्ता और प्रभाव होता है, तो शिक्षक जो है स्कूल में उसके पास तो सत्ता है, प्रभाव है। ठीक है, छात्रा डर के कारण, दबाव के कारण
या ये न समझ पाने के कारण कि क्या हो रहा है, शायद विरोध न कर पाई हो। ठीक है, तो छात्रा जो थी वो या तो डर के कारण या दबाव के कारण या उसको समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, इस कारण से वो विरोध न कर पाई। सहमति कब मानी जाती है भाई? कानून कहता है कि सहमति सक्रिय होनी चाहिए, एक्टिव होनी चाहिए। इसका मतलब है कि व्यक्ति की इच्छा पूरी तरह स्वतंत्र होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति डर, भ्रम या सत्ता के दबाव जैसे शिक्षक, बॉस या पुलिस में चुप है तो वह चुप्पी सहमति नहीं है भाई, ध्यान रखना। बात नंबर 3, न्यायालय का फैसला क्या आया था इस केस में? ठीक है, आर बनाम निकोल की केस में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरोपी यह नहीं कह सकता कि उसने मना नहीं किया, इसलिए उसने सहमति दी थी। कोर्ट ने माना कि शिक्षक ने अपनी शिस्ती का फायदा उठाते हुए छात्रा की चुप्पी का अर्थ सहमति नहीं है। ठीक है, तो कोर्ट ने माना कि शिक्षक ने क्या किया, शिस्ती का फायदा उठाया, इसलिए छात्रा की चुप्पी का अर्थ सहमति नहीं है भाई। ठीक है, आइए, तो चुप रहना भी क्या है, सहमति नहीं है। आइए आगे बात करते हैं, परिस्थितियां देखी जाती है। यहाँ पे क्या बताया, शिक्षक, बॉस और पुलिस। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। मान लीजिए एक छोटे बच्चे को उसका कोई बड़ा रिश्तेदार डराकर कोई गलत काम करवाने को कहता है, करने को कहता है। बच्चा डर के मारे चुप रहता है और विरोध नहीं करता। ठीक है भाई, क्या बच्चा सहमत था? बिल्कुल नहीं, बच्चा सहमत ही नहीं था, क्योंकि डराया गया था उसको। उसकी चुप्पी डर की वजह से थी, न कि मर्जी से। निष्कर्ष क्या निकलेगा इसमें? कानून के लिए स्वतंत्र सहमति वही है जो बिना किसी डर के दी गई हो। ठीक है, तो कानून के लिए स्वतंत्र सहमति वही है जो क्या है, बिना किसी डर के दी गई हो गई, बिना किसी दबाव के दी गई हो सहमति, बिना किसी धोखे या बहकावे में दी गई हो सहमति। आर बनाम अशोक, आर बनाम निकोल का मामला यह सिखाता है कि कानून पीड़ित की चुप्पी को उसकी कमजोरी समझकर उसे अपराधी का बचाव नहीं बनने देगी भाई। ठीक है, यह नहीं कि पीड़ित चुप था और उसको ये मान ले कि सहमति थी, नहीं, अपराधी को बचाव नहीं दे देती भाई कहा। ठीक है, धारा 25 में ये बात है। आइए आगे चर्चा करते हैं भाई, धारा 26 के बारे में अब जिक्र करते हैं भाई। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 26 है, जो आईपीसी में पहले 88 धारा थी भाई। यह धारा 25 से थोड़ी अलग है भाई, जो धारा 25 थी उससे थोड़ी अलग है। धारा 26 क्या कहती है? यह धारा उन स्थितियों के लिए है जहां किसी व्यक्ति का भला यानी कि फायदा करने के लिए कोई काम किया गया हो। ठीक है, यानी कि धारा 26 ये बोलती है कि किसी व्यक्ति का भला करने के लिए कोई काम किया गया हो और उस काम में थोड़ा खतरा भी होता है भाई। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति सद्भाव पूर्वक, गुड फेथ, सद्भाव पूर्वक में किसी दूसरे व्यक्ति की मदद या इलाज के लिए कोई काम करता है और उस काम के दौरान उस व्यक्ति को कोई नुकसान यानी कि चोट पहुंच जाती है या कोई नुकसान हो जाता है, तो करने वाले को अपराधी नहीं माना जाएगा भाई, ध्यान रखना। डॉक्टर का उदाहरण इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण उदाहरण। डॉक्टर को जो बचाव मिलता है वो धारा 26 का बचाव मिलता है। ठीक है, तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 26 ये बोलती है कि किसी व्यक्ति की भलाई के लिए कोई काम किया जाता है, सद्भावना में काम किया जाता है। ठीक है, यानी कि उसकी भलाई के लिए काम किया जाता है और भलाई की काम के लिए काम जब किया जाता है और काम के दौरान उस व्यक्ति को जिसकी भलाई के लिए वो काम किया जा रहा था उसको कोई नुकसान पहुंच जाता है या कोई चोट पहुंच जाती है, तो करने वाले व्यक्ति को अपराधी नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसने तो भलाई के लिए उसका काम किया था। इसकी शर्तें हैं धारा 26 की। कौन कौन सी शर्तें हैं, कब वो भलाई का कार्य माना जाएगा, आइए देखते हैं। इरादा,
काम करने वाले व्यक्ति का इरादा किसी की जान लेने का बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बात नंबर 1 भाई। ठीक है, ये नहीं कि किसी की जान लेने के लिए किसी की जान ले ली और ये बोलेगा मैंने तो इसकी भलाई के लिए काम किया था, ये नहीं है भाई। बात नंबर 2, भलाई, काम पूरी तरह से सामने वाले व्यक्ति के फायदे के लिए किया गया हो। ठीक है भाई। बात नंबर 3, सद्भावना, काम करने वाला व्यक्ति पूरी सावधानी और ईमानदारी बिना किसी गलत नियत के से काम कर रहा हो। ठीक है भाई। बात नंबर 4, सहमति, सामने वाले व्यक्ति ने या उसकी ओर से किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने उस जोखिम को उठाने की हाँ कही हो, यानी कि जिसकी भलाई के लिए काम किया जा रहा है या तो उसने या उसके किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने जोखिम उठाने की हाँ कही हो। तो ये 4 बातें होनी जरूरी है। धारा 26 में सद्भावना पूर्वक कार्य बोलते हैं इसको। ठीक है, सबसे बेहतर उदाहरण बता दिया हमने डॉक्टर और ऑपरेशन का। मान लीजिए एक डॉक्टर किसी मरीज का ऑपरेशन करता है, तो ऑपरेशन करता है उसकी भलाई के लिए करता है। ठीक है, जोखिम, ऑपरेशन में खून बहने या चोट लगने का खतरा है भाई, सीधी बात है, जिसे मरीज पहले लिखित में स्वीकार कर चुका है कि हाँ मैं आपको सहमति देता हूं कि आप ऑपरेशन करो। परिणाम क्या है, अगर ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर की पूरी कोशिश के बावजूद मरीज को कोई चोट पहुंच जाती है, जैसे कोई टाका गलत लग जाना या कोई आंतरिक नुकसान होना, कोई नस वस कट जाना, तो डॉक्टर पर केस नहीं चलाया जा सकता। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने जानबूझकर उसे नुकसान नहीं पहुंचाया, उसने तो मरीज को बचाने की कोशिश की थी। तो धारा 26 यहाँ पे बचाव देती है भाई, बीएनएस की धारा 26 बचाव देती है भैया। ठीक है, ध्यान रखना भाई। आइए आगे चर्चा करते हैं। धारा 26 और धारा 25 के बीच अंतर क्या है भाई? धारा 25 बोलती है खेल कूद, इसमें खेल या पट्टेबाजी जैसे मनोरंजन मुख्य होते हैं भाई। जोखिम खेल का हिस्सा होता है भाई यहाँ पे भाई। लेकिन धारा 26 चिकित्सा या भलाई, इसमें सामने वाले का फायदा जैसे इलाज या सुधार मुख्य होता है भाई। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। कल्पना कीजिए कि एक मरीज यह किसी बहुत ही भयानक और दर्दनाक बीमारी से जूझ रहा है। ठीक है भाई, ये व्यक्ति का नाम ये, वो भयंकर या दर्दनाक बीमारी से जूझ रहा है। उसका डॉक्टर कह जानता है कि एक खास तरह का ऑपरेशन करना ही एकमात्र रास्ता है। ठीक है, लेकिन उस ऑपरेशन में मौत का जोखिम भी शामिल है। तो ऑपरेशन होगा तो जोखिम तो होगा, मौत का जोखिम शामिल है। डॉक्टर का इरादा यहाँ पे क्या है? डॉक्टर का मकसद मरीज को मारना नहीं है, बल्कि उसे बचाना है या उसका दर्द कम करना है। सही है भाई। मरीज की सहमति, मरीज को पता है कि जोखिम तो है भी जान का, लेकिन बचाव भी ऑपरेशन से ही हो सकता है। फिर भी वह ऑपरेशन के लिए हाँ कहता है, ठीक है आप क्या करो, ऑपरेशन करो। परिणाम क्या होगा? अगर ऑपरेशन के दौरान मरीज की मृत्यु हो जाती है तो डॉक्टर को दोषी नहीं माना जाएगा। ठीक है, धारा 26 इसको बचाव देगी भाई। ठीक है, इस धारा के पीछे का कानूनी लॉजिक क्या है भाई? पहला तो है आशय यानी कि इंटेंशन, आज से ही सब कुछ है भाई इसमें। ठीक है, कानून कहता है कि अगर डॉक्टर का इरादा मरीज को मारने का नहीं था और उसने पूरी ईमानदारी से उसे बचाने की कोशिश की थी भाई अंतिम बार तक, तो वह हत्या का दोषी नहीं है, क्योंकि उसने तो पूरी कोशिश की थी बचाने के लिए। और मारकर डॉक्टर को क्या मिलता? बात नंबर 2, जोखिम बनाम जान भाई। आमतौर पर आप किसी की जान लेने के लिए सहमति नहीं दे सकते भाई। ठीक है, मुझे मार दो तो आप जो है, अगर आपने सहमति दी है तो किसी जान लेने के लिए तो आपने सहमति दी नहीं, कि आप सहमति ये तो नहीं दे रहे कि मुझे ही मार दो। मैं आपको सहमति देता हूं कि मैं आपको लिख के देता हूं सहमति कि आप मुझे ही मार दो, तो सहमति ऐसे तो आप देते नहीं। ठीक है, कहने पर सामने वाला हत्यारा ही कहलाएगा भाई। ठीक है, लेकिन जब बात इलाज या भलाई की हो
तो कानून मानता है कि मरीज अपनी जान बचाने के लिए वह जोखिम उठा सकता है। वैसे तो मरीज जोखिम उठाएगा नहीं, तो जोखिम बनाम जान। सद्भाव पूर्वक कार्य, गुड फेथ। डॉक्टर ने अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरती और जो भी फैसला लिया हो वह मरीज की भलाई को ध्यान में रख कर लिया हो। ठीक है, तो ये कानूनी लॉजिक है इसके पीछे। आगे चर्चा करते हैं। याद रखने वाली मुख्य बातें क्या है इसमें? मृत्यु का इरादा नहीं भाई। ठीक है, डॉक्टर यह नहीं कह सकता कि मुझे पता था ये मरेगा इसलिए मैंने मार दिया, ये तो बात बोल ही नहीं सकता। तो मृत्यु का इरादा नहीं होना चाहिए पहली बात। उसका उद्देश्य जीवन बचाना ही होना चाहिए, वही ध्यान रखना। सहमति जरूरी है। यह डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि वह मरीज या उसके परिवार को जोखिम के बारे में बताकर सहमति ले भाई। ठीक है, ये नहीं कि धोखे से सहमति लेगी, बताना पड़ेगा डॉक्टर को भाई ये जोखिम है। ठीक है, अंतिम विकल्प भी, ऐसी धाराएं आमतौर पर तब लागू होती हैं जब ऑपरेशन करना ही आखिरी उम्मीद हो, तब ये धाराएं लागू होती हैं। धारा 25 और 26 में मुख्य अंतर हमने पहले देख लिया था, एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। आयु का अंतर भाई, धारा 25 यह कहती है कि व्यक्ति की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। अगर कोई 18 साल से कम का है तो वह इस धारा का फायदा नहीं उठा सकता, क्योंकि कानून मानता है कि बच्चे अपने जोखिम को पूरी तरह से नहीं समझते। ठीक है, तभी आपको धारा 25 का फायदा मिलेगा। धारा 26, इसमें उम्र की कोई ऐसी कठोर सीमा यानी कि 18 साल नहीं दी गई है। यहां मुख्य बात यह है कि काम मरीज की भलाई के लिए किया गया हो। अगर मरीज छोटा बच्चा भी है तो भी उसका अभिभावक, ठीक है, उसके माता पिता या कोई अभिभावक जो उसको रखता है उसके लिए सहमति दे सकता है भाई। ठीक है, ये दोनों में अंतर है भाई। बात नंबर 2, स्थिति चोट की सीमा भाई। धारा 25 क्या बोलती है? इसमें गंभीर चोट पहुंचने की अनुमति नहीं है भाई। ठीक है, ये नहीं कि गंभीर चोट पहुंचा दी, छोटी मोटी लग सकती खेल में कोई बड़ी बात नहीं। यह केवल सामान्य चोट तक सीमित है जो खेलकूद जैसे पट्टेबाजी में लग सकती है। अगर काम का आशय ही गंभीर चोट पहुंचाने का है तो यह धारा सुरक्षा नहीं देगी। ठीक है, अब तलवारबाजी खेलते खेलते आपने किसी का हाथ काट दिया, ठीक है, तो ये जो बात जो है ये धारा 25 में आपको सुरक्षा नहीं देगी। ठीक है, क्योंकि खेल की नीयत से आप नहीं खेल रहे थे। ठीक है, आपने आपका इंटेंशन ये था कि उसको मारना, हाथ काटना है, तो आपको धारा 25 सुरक्षा नहीं देगी। धारा 26 यह भलाई या इलाज के लिए है, इसीलिए इसमें ऐसी चोटें भी शामिल हो सकती हैं जो सामान्य से अधिक गंभीर हो, जैसे ऑपरेशन में शरीर का कोई हिस्सा कटना भाई। ठीक है, बेशर्ते वह काम सद्भावना पूर्वक और मरीज के फायदे के लिए किया गया हो। ठीक है, तो धारा 26 जो है, जैसे ऑपरेशन होगा तो उसमें इंजरी हो सकती है। ठीक है, शरीर को कई जगह से भी काटा जा सकता है, सिला भी जा सकता है, लेकिन वो सभी की सभी काट छाट मरीज के फेवर में हो, मरीज के फायदे के लिए होने चाहिए। ठीक है, धारा 25 को खेल कूद का नियम, जहां मनोरंजन के लिए जोखिम लिया जाता है, यहां उम्र और नियम का ध्यान रखना जरूरी है। धारा 26 जो डॉक्टर या शुभ चिंतक का नियम है, जहां किसी का जान बचाना या बीमारी दूर करना मुख्य उद्देश्य है, यहां नियत सबसे ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 27, दो धारा देखिए हमने 25 और 26, अब बात करेंगे 27 पर। धारा 27 जो पहले आईपीसी में, भारतीय दंड संहिता में धारा 89 थी भाई, और अब भारतीय न्याय संहिता में धारा 27 है भाई। यह धारा उन बच्चों या मानसिक रूप से बीमार लोगों के लिए है जो खुद अपना फैसला नहीं ले सकते भाई। तो धारा 27 किसके लिए है? ये उन बच्चों या मानसिक रूप से बीमार लोगों के लिए है जो खुद अपना फैसला नहीं ले सकते। ठीक है, मुख्य सार क्या है इस धारा का?
आइए देखते हैं। जब कोई बच्चा 12 साल से कम उम्र का हो, ठीक है, बच्चा कितना, 12 साल से कम उम्र का, या मानसिक रूप से अस्वस्थ, अनसाउंड माइंड हो, ठीक है, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति खुद फैसला नहीं ले सकता, तो उनके अभिभावक यानी कि माता पिता उनकी भलाई के लिए डॉक्टर या किसी और को हाँ कह सकते हैं भाई, ठीक है, कि इनका इलाज कर दो, हम आपको परमिशन दे रहे हैं। अगर उस इलाज या भलाई के काम में बच्चे को अनजाने में थोड़ी चोट लग जाए तो करने वाले को सजा नहीं हो सकती, ठीक है। तो धारा 27 बोलती है अगर बच्चा यानी कि 12 साल से कम उम्र का, मानसिक रूप से, ठीक है, अस्वस्थ व्यक्ति जो खुद फैसला नहीं ले रहा हो, खुद फैसला नहीं ले सकता, ठीक है, तो उसके जो अभिभावक जो है माता पिता, उनकी भलाई के लिए अगर उनको कोई बीमारी हो गई है तो डॉक्टर को या किसी और को सहमति दे सकते हैं अपनी तरफ से कि आप इनको ठीक करो, हम आपको सहमति देते हैं। अगर उस इलाज में, उस भलाई में अगर उन बच्चे को अनजाने में या व्यक्ति को जो अनसाउंड है, अनसाउंड माइंड जो है, जो अस्वस्थ मानसिक रूप है, अगर उसको कोई चोट लग जाती है तो जो काम कर रहा है यानी कि डॉक्टर जो भलाई का काम कर रहा है, कोई अन्य व्यक्ति भलाई का काम कर रहा है, तो करने वाले को सजा नहीं होगी। धारा 27 बचाव देती है भाई इसको, ठीक है। यह धारा भलाई के नाम पर कुछ भी करने की खुली छूट नहीं देती। इसके 4 कड़े नियम हैं। कौन कौन से नियम हैं आइए देखते हैं। धारा 26 क्या बोल रही थी? धारा 26 ये बोल रही थी, धारा 26 डॉक्टर को बचाव दे रही थी। अगर ऑपरेशन में किसी की भलाई के लिए कोई कार्य किया जाता है और उसकी सहमति से कार्य किया जाता है और मरीज को कोई नुकसान पहुंच जाता है तो उसमें डॉक्टर जिम्मेवार नहीं होगा। वहीं धारा 27 बोलती है, क्या बोलती है? जब कोई बच्चा या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति जिसका दिमागी संतुलन काम नहीं कर रहा, जो खुद फैसले नहीं ले सकता, उसके अभिभावक उसी व्यक्ति की भलाई के लिए डॉक्टर या किसी अन्य व्यक्ति को सहमति देते हैं, हाँ कहते हैं कि आप इलाज कीजिए, हम आपको सहमति देते हैं। अगर उस इलाज या भलाई के काम में बच्चे को अनजाने में या उस व्यक्ति को अनजाने में चोट लग जाती है तो जो इलाज कर रहा है उस व्यक्ति को सजा नहीं होगी भाई, ठीक है। तो इस भलाई के नाम पर इसमें खुली छूट नहीं है। 4 कड़े नियम है धारा 27 में। कौन कौन से 4 कड़े नियम है? नंबर 1, किसी की जान लेने, पहला नियम क्या है? किसी की जान लेना मना है भाई, ठीक है। ये नहीं कि उन्होंने आपको छूट दे दी तो आप उसकी जान ले लो। कोई भी डॉक्टर या अभिभावक यह नहीं कह सकता कि मैंने बच्चे को मारने की कोशिश की लेकिन मैं तो उसकी भलाई सोच रहा था, ठीक है। यानी जानबूझकर मारना किसी भी हालत में अपराध है भी, ध्यान रखना। पहली बात तो ये हो कि जानबूझकर नहीं मारा गया, किसी की जान लेना मना है, पहली बात। दूसरी बात क्या है? खतरा तभी उठा सकते हैं जब जान बचाने की बात हो। तो ऑपरेशन करना कोई और टाके उके लगाना, खतरा तभी उठा सकते हैं हम जब जान क्या हो, बचाने की बात हो। अगर किसी काम से मौत होने का खतरा है तो वह काम तभी किया जा सकता है जब वह किसी गंभीर बीमारी या अंग को बचाने के लिए हो। आप किसी मामूली काम के लिए इतना बड़ा खतरा नहीं ले सकते भाई, ध्यान रखना। बात नंबर 3, जानबूझकर गंभीर चोट नहीं दे सकते भाई। तो ये नहीं कि जानबूझकर गंभीर चोट मार दिया, ठीक है। आप बच्चे को जानबूझकर गंभीर चोट जैसे हाथ पर तोड़ना नहीं पहुंचा सकते। यह तभी किया जा सकता है जब वह चोट किसी बड़ी बीमारी या मौत से बचने के लिए मजबूरी हो गई। जैसे किसी बच्चे का एक्सीडेंट होगा, ठीक है, तो एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट में उसको लोहे की रॉड लग गई, लोहे की रॉड लग गई
और उसके पैर के ऊपर से कोई गाड़ी निकल गई और पैर टूट गया। पैर इतना टूट गया कि उसमें इन्फेक्शन होना शुरू हो गया। ठीक है, इन्फेक्शन होना शुरू हो गया तो डॉक्टर को ये पता है अगर पैर नहीं काटा तो बच्चा मर सकता है। तो बच्चे की भलाई के लिए डॉक्टर ने पैर काटा। ठीक है, तो ये अपराध नहीं होगा, भी ध्यान रखना। ठीक है, बात नंबर 4, अपराध के लिए उकसाना नहीं। भाई कोई भी इस धारा का फायदा उठाकर किसी बच्चे से अपराध नहीं करवा सकता, धारा 27, और न ही किसी अपराध के लिए उकसा सकता है भाई। ठीक है, तो आइए आगे चर्चा करते हैं। मान लीजिए एक 5 साल का बच्चा जिसे बहुत गंभीर बीमारी है, ऑपरेशन करना उदाहरण है कि एक 5 साल का बच्चा है जिसको गंभीर बीमारी है, ऑपरेशन करना जरूरी है उसका, लेकिन ऑपरेशन में खतरा है, जान का खतरा है कि उसे चोट लग सकती है या वह कमजोर हो सकता है। तो क्या होगा? नंबर 1, बच्चे के माता पिता ने डॉक्टर को ऑपरेशन करने की लिखित अनुमति दी है भाई। बात नंबर 2, डॉक्टर ने पूरी ईमानदारी और सावधानी से ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान बच्चा थोड़ा घायल हुआ या उसे काफी दर्द हुआ जो ऑपरेशन का हिस्सा था भाई। ठीक है भाई, परिणाम क्या होगा? डॉक्टर ने कोई अपराध नहीं किया क्योंकि उसने यह काम बच्चे की जान बचाने के लिए और बच्चे के माता पिता की सहमति से किया था। ध्यान रखना। ठीक है, तो ये धारा 27 में अपराध नहीं माना जाएगा, धारा 27 बचाव करेगी। उदाहरण धारा 27 को और भी गहराई से स्पष्ट करते हैं। आपने जो उदाहरण दिया उसको देखते हैं। एक बहुत ही नाजुक स्थिति है जहां माता पिता को कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं भाई। उदाहरण देखते हैं। कल्पना कीजिए एक बहुत छोटा बच्चा है जिसे पथरी की बीमारी है भाई। ठीक है भाई, जो बहुत दर्दनाक होती है पथरी की बीमारी। डॉक्टर को पता है कि ऑपरेशन करने में मौत का थोड़ा जोखिम है। ठीक है भाई, लेकिन ऑपरेशन नहीं किया तो बच्चा वैसे भी दर्द में मर सकता है। ठीक है, पिता का इरादा क्या है? पिता का इरादा अपने बच्चे को मारना बिल्कुल नहीं है, बल्कि वह तो उसे रोग मुक्त यानी कि बीमारी से ठीक कराना चाहता है। इसलिए पिताजी क्या करेंगे? पिताजी डॉक्टर को सहमति देंगे। डॉक्टर का इरादा यहाँ पे क्या है? डॉक्टर भी यही चाहता है कि बच्चा ठीक हो जाए। कानूनी स्थिति क्या है यहाँ पे? चूंकि पिता ने अपने बच्चे के फायदे के लिए गुड फेथ थी यानी कि सद्भावना पूर्वक यह जोखिम उठाया और डॉक्टर ने नेक नियति से इलाज किया, तो अगर दुर्भाग्य से ऑपरेशन में कुछ गलत भी हो जाए तो इसे हत्या या अपराध नहीं माना जाएगा भाई, धारा 27 का बचाव होगा। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। इस उदाहरण से बात करते हैं संरक्षक में। संरक्षक का अधिकार क्या होगा? 12 साल से कम उम्र के बच्चे खुद अपनी मर्जी नहीं बता सकते, इसलिए कानून उनके माता पिता या कानूनी संरक्षक को यह अधिकार देता है कि वे बच्चे की भलाई के लिए सही फैसला लें। ठीक है, बात नंबर 1, संरक्षक फैसला लें। भलाई का आधार भाई, इस पूरी धारा का आधार बेनिफिट यानी कि लाभ है। अगर काम बच्चे के लाभ के लिए है तो कानून उसे सुरक्षा देता है। ठीक है, बात नंबर 3, आश्य क्या है? आश्य बनाम संभावना। यहां डॉक्टर को पता है कि मौत हो सकती है, ये संभावना है, लेकिन डॉक्टर का इरादा क्या है? आश्य क्या है? उसे मारना नहीं। डॉक्टर को ये तो पता है कि संभावना है मौत हो सकती है, लेकिन आश्य क्या है? डॉक्टर का आश्य तो ये कि बचाया जाए, कैसे भी बचाया जाए। ठीक है, कानून आश्य को देखता है न कि संभावना को। ये ध्यान रखना भाई, धारा 27 यहाँ पे बचाव देगी। जब कोई खुद अपनी भलाई का फैसला नहीं ले सकता तो उसका फायदा उठाकर कोई गलत काम न हो। ठीक है, यहां इन 4 बिंदुओं का आसान मतलब दिया गया है। पॉइंट नंबर 1, कार्य केवल भलाई के लिए हो। बात नंबर 1, यह नहीं कि उसकी भलाई, कोई खुद अपनी भलाई का फैसला नहीं ले सकता तो उसका फायदा उठाकर कोई गलत काम कर दिया जाए, ये नहीं है। तो इसके 4 बिंदु हैं। कार्य केवल भलाई के लिए हो, ठीक है,
तभी आपको धारा 27 का क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। इसका मतलब है कि आप कोई भी जोखिम तभी ले सकते हैं जब वह उस बच्चे या मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को ठीक करने या बचाने के लिए हो गई। ठीक है, आप किसी और मकसद से, जैसे अपना कोई काम निकलवाने या मजे के लिए से ऐसा नहीं कर सकते भाई, ध्यान रखना। ठीक है, तो केवल भलाई के लिए हो, अगर भलाई के लिए काम नहीं है तो धारा 27 का लाभ नहीं मिलेगा, अपराध माना जाएगा। कार्य सद्भावना पूर्वक हो गई। यह सद्भाव का अर्थ है पूरी ईमानदारी और सावधानी से होना चाहिए। कानून यह देखेगा कि क्या आपने वह काम करने से पहले पूरी सावधानी बरती है, क्या आपकी नीयत साफ थी। अगर आप बिना पूरी जानकारी या बिना सावधानी के कोई प्रयोग करते हैं तो आपको इस धारा का बचाव नहीं मिलेगा। धारा कौन सी का, धारा 27 का बचाव नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। बात नंबर 3, संरक्षक की सहमति जरूरी है भाई इसमें। ठीक है, बच्चा या विकृत व्यक्ति खुद हाँ या ना नहीं कह सकता भाई। ठीक है, इसलिए कानून उनके माता पिता या कानूनी संरक्षक को यह जिम्मेदारी देता है बिना उनकी मर्जी के किसी का भी इलाज या ऑपरेशन करना कानून की नजर में गलत है भाई, ध्यान रखना भाई। आइए आगे चर्चा करते हैं। शांति अभिव्यक्त या विवक्षित। अभिव्यक्त क्या है, जब आप साफ साफ शब्दों में या लिखकर कहते हैं हाँ आप मेरे बच्चे का ऑपरेशन कर सकते हैं, तो ये क्या है, अभिव्यक्त है भाई। अब विवक्षित क्या है, यह वह सहमति है जो शिस्ती से अपने आप समझ ली जाती है। जैसे एक बच्चा बेहोश पड़ा है और उसे अस्पताल ले जाया गया, तो यह मान लिया जाता है कि उसके माता पिता उसे इलाज के लिए लाए हैं, इसीलिए उनके हाँ कहने की जरूरत नहीं है भाई। उनकी उपस्थिति ही क्या हो जाती भाई, विवक्षित सहमति है भाई, ध्यान रखना। ठीक है, छोटी सी समरी देखते हैं। धारा 27 एक तरह का सुरक्षा कवच है। यह बच्चों और बीमार लोगों को अधिकार देती है कि उन्हें इलाज मिले। यहाँ डॉक्टर और अभिभावकों को सुरक्षा देती है कि अगर इलाज के दौरान कुछ बुरा हो जाए तो उन्हें अपराधी न बनाया जाए। यह गलत नीयत वालों के लिए एक चेतावनी है कि अगर भलाई के नाम पर कुछ गलत किया तो कानून उन्हें नहीं छोड़ेगा। तो यह थी भारतीय न्याय संहिता की धारा 27। तो आज हमने 25 और 26 और धारा 27 के बारे में चर्चा की। तो आशा है आपको समझ में आई होगी, आपको अच्छा लगे होंगे। ये पॉइंट छोटे छोटे पॉइंट थे। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।